नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आप सभी दर्शकों का महाकाली सम्मेलन 2021 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रसिद्ध कालिका मंदिर बिरुखाल से लगभग 20 किलोमीटर और स्यालदह ब्लॉक से लगभग 30 किलोमीटर दूर कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर पर स्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी बडियारी वंशज गढ़वाल अल्मोड़ा को दी गई है, जो सनातन रूप से आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल बाद यहाँ एक बड़ा मेला होता है, जिसे हम जतोड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मंदिर के बैकग्राउंड के बारे में। अब आपको मिलाते हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने लगभग 3000 लोगों को, विदेश से फंसे हुए लोगों को घर तक पहुंचाया है और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा काम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं उत्तराखंड के लाल श्री रोशन रतुड़ी जी का। रतुड़ी जी, आपका महाकाली सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। और आपको मेरा ढेर सारा प्रणाम और नमस्कार, जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और दीपक रावत जी, आपने हमें इनवाइट किया और इस मंदिर निर्माण के लिए आप कार्य कर रहे हैं इतने समय से। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस माता रानी की कृपा हमेशा हम लोगों पे बनी रहे और हमारा देवभूमि उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि है और कोरोना जल्दी से भाग जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना समय निकाला है और हमें अपने साथ इन्वाइट किया है। थैंक यू वेरी मच। जी सर धन्यवाद। तो हम आपका कहेंगे कि आपने हमारे इस कॉन्फ्रेंस के लिए थोड़ा समय निकाला है। तो सर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप मंदिर के बारे में कितना जानते हैं? जो महाकाली मंदिर है गढ़वाल अल्मोड़ा में, उसके बारे में आप कितना जानते हैं और कितना समझते हैं? नहीं, जहां तक जो महाकाली मंदिर एक प्राचीन काली मंदिर है और आपको पता है देवभूमि तो हर जगह मंदिर ही मंदिर आपको मिलते हैं, लेकिन जो महाकाली मंदिर है हम चाहते हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आगे आए और उस मंदिर के निर्माण के लिए, भवन के लिए और भी जैसे आप लोग और अच्छा काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इस मंदिर को और बड़ा रूप दिया जाए, उसमें और लोगों की भूमिका जुड़े, काफी लोग उसमें डोनेशन करें, दान करें। और मैं यही कहूंगा कि मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और काफी समय से लोग वहां पे जाते हैं, लोगों की आस्थाएं हैं और इस आस्था के प्रति लोग जुड़े हुए हैं। और आप लोग जो, आपकी टीम और आप लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं मंदिर के लिए, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक वैसे तो सारे लोग आपके बारे में जानते हैं, आप कहाँ से हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा अपना ब्रीफ कि आप कौन से गांव से हैं और कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, थोड़ा हमें अगर बताएं तो। जी दीपक जी, मेरा जन्म स्थान जो है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड आपको पता है उत्तराखंड में हिंडोला खाल जगह है। हिंडोला खाल में मेरा अच्छा। मेरा जन्म हुआ है। और मेरे 4 बड़े भाई हैं, सॉरी 3 बड़े भाई हैं, एक छोटी बहन है। और मेरे माता पिता हैं, वो उनका स्वर्गवास हो गया था। और मैं हम जो है सन 1980 में भगवानपुर भावाला में हम लोग वहाँ पे अपना शुरू से मतलब अपना छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं। मेरे पापा पहले शुरू से हम लोग जो है इस व्यवसाय में। और सन 1980 से हम लोग जो है प्रेमनगर भगवानपुर भावाला में कार्यरत है, वहाँ पे हमारा निवास स्थान है। जी जी जी। सर, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने 3000 लोगों से ज़्यादा लोग जो बाहर जाके फंस जाते हैं, किसी कारणवश वहाँ रह जाते हैं, और सबसे बड़ा ये है कि जो कमलेश भट्ट जी थे, उनको अभी रिसेंटली आपने उनकी जो डेड बॉडी थी वो इंडिया पहुँचाई थी। तो वो ये शुरुआत आपने कैसे करी और क्या इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है, आप थोड़ा हमें बताइए। दीपक जी, ये जो डेड बॉडी से रिलेटेड है, ये मैंने शुरुआत की थी ओमान से। 2002 से मैंने जी ओमान से शुरुआत की थी दीपक जी ये। और जैसे कि आपको पता है कि अरब कंट्रीज में बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज में जाते हैं, लिबरल क्लास है, एग्जीक्यूटिव क्लास है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मजदूर हैं, होटलियर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी वाले, बहुत सारे लोग जो है विदेशों में जाते हैं, उनको एक अच्छी पैकेज मिले, एक अच्छा सुनहरा भविष्य लेके लोग जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग जो हैं फंस जाते हैं, दलालों की चपेट में आ जाते हैं, एजेंटों के कहने पे आ जाते हैं। एजेंट लोग उनका करोड़ों रुपए, उनसे लाखों रुपए की ठगी करते हैं। एजेंटों का एक बहुत बड़ा, दलालों का एक बहुत बड़ा गिरोह है अपने आप में। तो मैंने इसकी शुरुआत की थी मस्कट यानी जो ओमान की कैपिटल है, सल्तनत ऑफ ओमान की कैपिटल है मस्कट। और जो कि अरब देश में आती है, जो कि यूएई से जो है अगर मात्र आप अगर अपनी गाड़ी से भी जाना चाहे तो 1-1.5 घंटे में आप जो है यहाँ से उस देश में पहुंच सकते हैं। ठीक है सर। और वहां पे जब मैंने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम देखी, समस्याएं देखी, आज भी बहुत सारे ओमान के मैसेजेस लोगों के हैं, जिसमें अधिकांश इंडियन लोग जो है, हर राज्य के लोग वहां पे कोई ना कोई किसी न किसी दलाल के शिकार हो रखे हैं। दलाल जो कि पैसा लूट के और पैसा लेने के बाद उनको एयरपोर्ट पे
एयरपोर्ट पे पिक करते, उसके बाद उसको अकोमोडेशन में छोड़ने के बाद जो दलाल लोग हैं वो गुम हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे केसेस तो मेरे संज्ञान में है, मेरे पास आए 2002 के बाद। तो उसी में से कुछ ऐसे थे, कर्नाटक वाले की डेड बॉडी थी, शेखर पुजारी, जिसकी वहां पे काफी समय से ओमान में था, 20-25 साल से, लेकिन उसकी वहां पे किसी कारण से इलाज नहीं करा पाया। उसको बहुत, उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसको मैं फिर किम्स ओमान हॉस्पिटल में लेके गया, जो रूबी में है, वहीं रूबी एक सिटी का नाम है मस्कट ओमान में, वहां उसको हॉस्पिटल में लेके गया। वहां से उसको फिर मैं दूसरा, फिर रूबी एक रेमंड शोरूम है, उसके बगल में एक और बड़ा क्लिनिक है, और वहां पे उसका इलाज कराने लेके गया। लेकिन क्या, उसको जब गाड़ी में लेके जा रहा था, उसको गाड़ी में लेके जा रहा था, और मैं गाड़ी पार्किंग की जगह ढूंढ रहा था, और पार्किंग की जगह, क्योंकि आपको पता है हाईवे रोड पे बड़ा मुश्किल होता है पार्किंग मिलना, स्पेशली आपको पता है। जब जी। सर मैंने उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी में से निकाल के उसको अस्पताल क्लिनिक में उसको लेके जाना चाहा उसके इलाज के लिए, क्योंकि उसके मुंह से ब्राउन ब्राउन कुछ आ रहा था, उसके मुंह से बहुत झाग झाग आ रहा था बेचारे के, बहुत बुजुर्ग था, 60 के आसपास हो चुका था। और जैसे ही मैंने उसको अपनी गाड़ी से निकाल के गाड़ी से बाहर निकाला, और उसको बोला, उनको बोला, भैया कि सर आप थोड़ी देर के लिए दीवार का सहारा लेके खड़े हो जाओ, मैं तब तक अपनी गाड़ी पार्किंग करता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर पार्किंग गलत जगह करेंगे तो फाइन भी पड़ता है। फिर मैंने पार्किंग की जगह ढूंढी, इतने में वो आदमी वहां पे गिर चुका था, फर्श में गिर गया, वो पहले से बीमार था वो। फिर उसके बाद उसको मैं लेके गया, उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में चेक कराया, फिर और बड़े राजा के हॉस्पिटल में लेके गए, जो लोग जानते हो ओमान में, रॉयल ओमान, उस हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद सर उसकी डेथ हो जाती है। जब मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, ना मैं उसको कभी जानता हूँ ना पहचानता हूँ, करते करते मैं उसका एक बड़े हॉस्पिटल में ले गया, सरकारी ओमान के। उसके बाद फिर वहां से उन्होंने उसको रात को 12 बजे रेफर किया, दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। दूसरे हॉस्पिटल के बाद जब उसको लगे 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब वो कहते हैं कि रोशन जी तुमको ये बॉडी चाहिए? मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए, मैं इसकी बॉडी को इसके परिवार वालों से मिलाना चाहता हूँ, परिवार को देना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, गिव मी द 6 डेज, विद इन 6 डेज आई मैं इनका परिवार का एड्रेस ढूंढ लूंगा। तो मैंने सोशल मीडिया का माध्यम, सोशल मीडिया जो है, मैंने कहा ना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर कोई अच्छा काम करना चाहे, बहुत कुछ अच्छी चीजें इसमें सीखने वाले, पॉजिटिव के साथ सकारात्मक सोच वाले लोग हैं। तो सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज करते, कैसे इसका जीवन में, अपने जीवन में उपयोग करके लोगों की भलाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने सोशल मीडिया का उपयोग किया, अपने प्यारे आदरणीय मित्रों से, आप जैसे अच्छे दोस्तों से कहा कि भाई कोई व्यक्ति जो भी इंडिया के अंदर रहता है, इस नाम का व्यक्ति है, और इस व्यक्ति की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, और मैं इसकी बॉडी को मैं इसके परिवार से मिलाना चाहता हूँ, इसके परिवार को सौंपना चाहता हूँ। तो करते करते सर मुझे उस बॉडी के बारे में जो है, मतलब उसके परिवारों का पता ढूंढने में मुझे 18 दिन लग गए सर। लेकिन मैंने फाइनली उसकी बॉडी जो उसके परिवार वालों से पहुंच पाया, उनके भाई से पहुंच पाया, उनके भाई की जो छोटे भाई की पत्नी थी, उनसे भी मैंने फोन पे बात किया, उनको बताया कि दिस ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा हमारे जेठ लगते हैं। उन्होंने फिर कहा, मैंने उनको कहा इनकी डेथ हो चुकी है, अब आप चाहते हैं कि मैं इनकी बॉडी आपके तक पहुंचाऊं या इनका अंतिम संस्कार या ओमान में कर दूं? उन्होंने कहा नहीं सर, आप इस डेड बॉडी को जो है हमारे परिवार के पास भिजवा दीजिए। फिर मैंने करते करते जो है वहां पे, फिर जो वहां पे हॉस्पिटल है रॉयल हॉस्पिटल, उन्होंने मेरे को कहा अगर तुम्हें इस बॉडी को चाहिए तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो उस समय मैंने वहां पे 3.5 लाख रुपए पे किया, पूरा इंडियन करेंसी के हिसाब से, रुपीज में। और उसके बाद सर मैंने उस बॉडी को वहां से भेजा। भला ही मैंने आखिरी दिन में क्योंकि मुझे केफन बॉक्स को खरीदा मैंने, और वहां रॉयल ओमान पुलिस में जाना था, वहां पे हॉस्पिटल में, वहां पे काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बॉडी को सील करना पड़ता है, एम्बलिंग करना जाता है, केमिकल डालते हैं। तो मेरी सड़क क्रॉस करते समय बल्कि मेरी पैर में मोच भी आ गई थी। लेकिन वहां पे मेरे कुछ इंडियन भाई थे और किसी उसमें होटल में काम करते थे, उन्होंने मुझे बोला तुमने बॉडी भेज दी? मैंने कहा बॉडी तो भेज दी, टांग में दर्द हो रही है, टांग थोड़ा लूज। उन्होंने फटाफट वहां बल्कि उन्होंने मेरे भी थोड़ा सा तेल भी लगाया टांग में, और मेरी पैर भी ठीक हो गया था, और बॉडी भी मैंने उसी दिन 18, तब से मैंने, और उससे पहले भी जो 17 लोग फंसे हुए थे, और उन लोगों को बस खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था। उसमें हमारे उत्तराखंड से लेके यूपी से लेके जो लोग जाते हैं कंपनी में काम करते, तो बहुत सारे भिन्न भिन्न राज्यों के, दूसरे देशों के लोग इकट्ठे होते हैं ना, आप भी जानते हैं। फिर सर मैंने वहां से लिया कि नहीं, काम मैं बचपन से कर रहा हूँ, कहीं फैक्ट्रीज हो गई, ये हो गई, लोगों को उनका हक दिलाना, कहीं पे कोई हैचरी है, कोई मुर्गा फैक्ट्रीज है, वहां से कोई गंदगी आती है किसी के पड़ोस में, उसके खिलाफ आवाज उठाने में शुरू से करता आ रहा हूँ, और विदेशी धरती में भी डंके की चोट पे काम करता हूँ। और तब से बॉडी भेजी, और वहां से मेरा 2002 से सिलसिला चल पड़ा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए लोगों को निकालना है। नहीं देखा जाता भाई, दूर से ऐसा लगता है लोग विदेश में रहते हैं, लेकिन जो लोग बेचारे, बहुत से लोग इतनी तकलीफ में रहते हैं, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, एक ही कमरे में 10-10 लोगों को रखा हुआ, 15-15 लोगों को रखा हुआ, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप बताइए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं। तो सरकार हमारी सरकार की तरफ से अगर कोई वहां अथॉरिटी भी है तो वो भी जल्दी सुनने को तैयार नहीं है, बड़े रसूखदार की सुनेंगे, गरीबों की मजदूर की कौन सुनता है, आप मुझे बताइए सर। तो फिर मैंने शुरुआत किया सर, करते करते नेपाल, फिलीपीन, बांग्लादेश,
श्रीलंका, केनिया और आपका जो केनिया, अफ्रीका, बांग्लादेश के कहाँ के, नेपाल कहाँ के लोगों को मैंने निकाल के भेजा है सर। जो ओवर स्टे, पेनल्टी है, फाइन है, जुर्माना है, इमिग्रेशन से क्लियर कराओ, पुलिस से क्लियर कराओ, लेबर से क्लियर कराओ। लेकिन सर ये सारी शक्ति आप लोगों की वजह से मिलती है, जो मुझे प्यार करते हैं, और मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है सर, और देवभूमि का आशीर्वाद है। जी सर। तो जी मैंने जो बॉडी मैंने सर, घर वैसे भिजवा दी थी। कमलेश जी का जो जी जी मामला था, सॉरी, कमलेश का जो मामला था वो भी बहुत पेचीदा मामला था। एक्चुअली में उसकी बॉडी कोई भेजना नहीं चाहता था, उसके सामान कोई कुछ नहीं भेजना चाहता था। वो चाहते थे यहीं पे उसकी डेड बॉडी को जो है यहीं पे उसके यहीं के रीति रिवाज के साथ उसको दफना दिया जाए, जो यहाँ के रीति रिवाज है। जैसे कुछ दिन पहले सऊदी अरब में एक हिंदू भाई की डेड बॉडी को ऐसी वो कर दिया गया, अंतिम संस्कार या ना कुछ, जिसके लिए उसकी बेटी और उन लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार को भी लेटर लिखा है कि दोबारा जो बॉडी है चाहे वो दबा दिए, उसको वापस करके कैसे भी करके उसको हिमाचल भेजा जाए, वो हिमाचल। लेकिन मैंने कमलेश के मामले में जितनी तकलीफ मैंने उठाई है, शायद ही भगवान ऊपर वाला जानता है। यहाँ से एलेन से अबू धाबी से फिर दुबई अपने घर पे आना, एक एक दिन में कितने किलोमीटर लोग समझ सकते हैं। और वो भी लॉकडाउन, अलाउड नहीं है बाहर जाना, वो भी नहीं। उसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई। जिनको बड़े बड़े राष्ट्रपति अवार्ड मिले, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने भी यहाँ के पेपर में अपना नाम डाला। तो तब मैंने बलगढ़ में कमलेश के भाई को भी बोला, उनके मामा को भी बोला कि देखो कैसे कैसे लोग हैं, अपने स्टेट के लोग, अपने को करने के लिए। तो वो तो बहुत गुस्सा हो रहे थे। मैं इनको बोलूं, मैंने कहा छोड़िए सर, आपको सब पता है ना। तो जिन्होंने ऐसे से भी थे, लेकिन मैंने फिर भी 2 बार फिर दोबारा पसीने से लर्क तर्क सर, पसीने से, मेरे पास पूरी वीडियोज है, पूरे पेपर है, जब मर्जी आप मेरे से बोल सकते हैं। मेरे पास अगर आप देखना चाहते तो सारी गट्टी है मेरे पास, कमलेश से रिलेटेड, प्रकाश से रिलेटेड, जितनी भी डेड बॉडीज है, जापान वाली, ये सब का था। लेकिन मेरे को बस शक्ति मिलती है आपसे सर। लेकिन मुझे किसी को बचाना और मारना है तो सब ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन अगर हमें भगवान ने बनाया है तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए सर। और मुझे बुलाएंगे भाई चले गया, लेकिन मुझे इस बात का संतुष्टि है कि हम चाहे कितनी भी तकलीफें जीवन में आती हैं, कितने भी बड़े लोगों से झेलना पड़ता है, कितने बड़े रसूखदार आते हैं, कितने बड़े पॉलिटिशियन सामने आते हैं, कितने बड़े खनन माफिया आते हैं नीचे गिराने के लिए, लेकिन सर आप ईमानदारी से काम करते, कहते हैं सत्य, क्या बोलते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कदापि नहीं हो सकता। और उसी पे हम चल रहे हैं। और ऐसी पता नहीं कितने लोगों की डेड बॉडी जो है यहाँ पे, राजस्थान, कहाँ से लोगों को उम्मीदें आती है। तो मुझे फक्र महसूस होता है कि हमने देवभूमि में जन्म लिया, और लोग इंडिया से लेके, गढ़वाल से लेके, कहाँ से लोग अपनी उम्मीदें लेके, मैं दुबई में हूँ और मेरे को यहाँ से मदद मांगते हैं। मुझे इस बात का होता है कि जबकि सरकार, इंडिया में भी सरकार है, राज्यों में सरकार है, राज्यों में पुलिस है ना, पुलिस प्रशासन, फिर भी लोग न्याय मांगने के लिए मेरे से उम्मीद करते हैं कि आप आवाज उठाओ। तो सोचिए सर, इसका क्या मतलब हो सकता है। एक छोटा सा नौकर, आप लोगों का, जनता का सर्वेंट, सोचिए। तो इन लोगों का प्यार नहीं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो सर एक जज्बा है, कहीं भी भेज दो, कहीं भी किसी भी मुल्क में जाओ, मैं कोई ना सरकार से पैसा लेता हूँ, ना मैं किसी एम्बेसी से पैसे लेता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, एम्बेसी के साथ मिले हुए रहते हैं, वहां से पैसा लेना, वहां से मंत्रियों के साथ सांठगांठ करना, वहां से फिर राष्ट्रपति तक सिफारिश पहुंचाना, फिर अवार्ड लेना, बाद में गुम हो जाना। तो बहुत सारी कहानी है। मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ, मेरे को कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कभी मैं किसी से भी 1 रुपया भी, किसी से कोई मुझे बोल दे कि मैं किसी से काम का, या किसी को छुड़ाने का, किसी की मदद करने का, किसी से 1 रुपये भी लेता हो, तो सर दीपक रावत जी, आप मुझे उसी दिन बोल देना। यही मेरी ताकत है, ईमानदारी और सच्चाई सर, और इसी को लड़ता रहूंगा। मर भी गया कोई गम नहीं है सर। जी सर, नहीं आपको उत्तराखंड के लोग हैं, और मैं देखता हूँ, बल्कि मैं भी आप जब लाइव आते हो तो आप, मैं देखता रहता हूँ, और भी मैंने बहुत सुना है, मैं और भी लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तो काफी लोगों ने आप करते रहते हैं। और उत्तराखंड के तो लोग, मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक उत्तराखंड के लोग ना एक इतने ईमानदार से लोग हैं कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली देखोगे, अन्य शहर देखोगे, उस तरह के, लेकिन बहुत ही हमारा एक कल्चर जिस तरह का कहता हूँ वो कहीं मिलता नहीं है। सर मेरा ये था कि ये सिलसिला आपका 2002 से शुरू हुआ। जी सर, वैसे मैं शुरू से काम करता हूँ, और मुझे इसके लिए डांट भी पड़ती थी परिवार वालों की कि भाई तू क्यों पढ़ता है दूसरे के चक्कर में, कहीं कोई मार देगा, पीट देगा, भैया कोई गुंडे आ जाएंगे घर में लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो मैं बोलता था नहीं, क्या हुआ, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जीवन तो एक बार मिला ना, जिस माँ ने अपनी खून से सींच के बड़ा किया, हम किसी को क्या मुंह दिखाएं, लोगों की चमचागिरी करें, लोगों के घरों में बैठ के फिर प्रमोशन ले, लोगों की चमचागिरी करें, फिर अपने को अवार्ड दें। सबसे बड़ा अवार्ड होता है दुनिया में, सबसे बड़ा अवार्ड होता है दुनिया का प्यार, दुनिया का आशीर्वाद, और मन की संतुष्टि, मन की शांति। इससे बड़ी सब चीज आप खरीद सकते हो दुनिया में, मन की शांति और जो सच्ची जो खुशियां होती है मन की, वो पैसे से नहीं मिलती है सर।
और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जैसे लोग, मेरे उत्तराखंड के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं सर, मेरे देश के लोग, दूसरे मुल्कों के लोग भी सर। यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लोगों को इतना प्यार मिलता है एक छोटे से व्यक्ति को सर। थैंक यू। सर मैं एक छोटी सी चीज समझना चाहता हूँ, जो जिस तरीके के लोग मतलब कई बार ऐसे हो जाते हैं कि एजेंट जो होते हैं, जैसे हमारे गढ़वाली भी हैं जो आजकल होटल में ज़्यादा जाते हैं, मुझे लग रहा है बाहर लोग, और मेरे भी कुछ सहयोगी हैं वो गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एजेंट के थ्रू फंस जाते हैं। किस तरीके की ये सिचुएशन आती है, मतलब मैं थोड़ा डीपली समझना चाहता हूँ ये होता एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ भी ना एक कुछ था, उन्होंने पैसे जमा करे, फिर वो कह रहे हैं कि वो उनको भेजा ही नहीं उन्होंने, ऐसा कुछ मतलब ये चलता रहता है, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। सर अभी आप अगर आप चाहे तो मैं इतने सारे मैसेज दूंगा, लेकिन क्या होता है किसी का नाम बहुत सी चीजों में, किसी बहन के पति है, किसी का नाम सार्वजनिक करना उचित नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोग करोड़ों तो नहीं पर हाँ हाँ। लाख रुपए, 2 लाख 3 लाख, कोई रसिया जाना चाहता है, कोई थाईलैंड जी जी जी। थाईलैंड जाना चाहता है, कोई दुबई यूएई जाना चाहता है, कोई ओमान जाना चाहता है, कोई चाइना जाना चाहता है, कोई कैलिफोर्निया अमेरिका जाना चाहता है, कोई कनाडा टोरंटो ऑन्टेरियो इनमें जाना चाहता है, कोई आपका मलेशिया जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, कोई न्यूजीलैंड जाना चाहता है, कोई यूरोप कंट्री में जहाँ यूरोप यूनियन है, जहाँ 27 देश है, वहां जाना चाहता है। प्रॉब्लम यह होती है कि लोगों को जल्दबाजी रहती है, और जल्दबाजी के साथ साथ क्या कि सबसे ज्यादा यानी विश्वास करने वाले लोग मेरे उत्तराखंड के, जो जल्दी से विश्वास करते हैं। बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल। कोई मतलब उनको उनको कभी सपने में नहीं सोचती कि उनके साथ इस तरीके से चीट कर सकता है। वो जैसे वो सोचते हैं हम ईमानदार है, ऐसे दूसरे लोग भी ईमानदार है। तो इस जी चक्कर में क्या होता है कि जो दलाल है इनका गिरोह है, एक एक मान लीजिए मेरे स्टेट से आएगा, एक आपका यूपी से आएगा, यूपी वाला उत्तराखंड वाले को हैंडल करेगा, थ्रू जी वो जी। जाएगा, जो उत्तराखंड में कोई एजेंट है उसके थ्रू वो यूपी वाले को कनेक्ट करता है, अपने को सामने नहीं लाता, उसको पता है मैं उत्तराखंड में रहता, अच्छा। कल मेरे छिलके निकल सकते हैं। ऐसी जो जी यूपी वाला है, यूपी वाला उत्तराखंड में जो एजेंट होगा वो उसको कांटेक्ट करेगा। ऐसी कोई केरला वाला है, हैदराबाद वाला है, राजस्थान वाला है, एजेंट हर स्टेट के भरे पड़े हैं, हर एक स्टेट में हर एक धर्म का एजेंट बना, इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। और कैसे लोगों को जी। फंसाना है, कैसे लोग होते हैं, क्या करते हैं, बड़ी बड़ी होटल्स के, बड़ी बड़ी कंपनियों के फेक लेटर हेड निकालते हैं, लेटर हेड कहीं से सेटिंग करके ले लिया, कैसे करके, अब वो लेटर हेड तो असली दिखता है, जब वो मिलाते हैं वो लड़का उसको बोलेगा तू 5 स्टार होटल में काम करेगा यार, तो 3 स्टार में, ये नामी जो है रेस्टोरेंट चेन में काम करेगा, देखो इसका लोगो भी है, इसका ये भी है, तो चेक करना कर ले। अब वो किसी दोस्त से चेक करता हो, लोगो तो हमारी कंपनी का है भाई, लेकिन रियलिटी क्या है कि जी। वहां नौकरी उस कंपनी में नहीं दी जा रही है। अच्छा। अब आप भी सोचते हैं कि मुझे इतनी बढ़िया जगह नौकरी मिल रही है, और जितनी सैलरी बताते हैं उसका उसका 50% भी सैलरी ये लोग रियलिटी में नहीं देते। अब ऐसे करके सब लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि सब जल्दी जल्दी लेटर हेड देखते, लेकिन लेटर हेड का कैसे पहचान करनी है उनको पता नहीं है। अब उन्होंने टाइपिंग करके दलालों ने लेटर हेड लिख दिया उसकी कंपनी का, अब किसने मेरी कंपनी का नाम लिख दिया, तो रोसर रतोड़ी फैसिलिटी मैनेजमेंट एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब वो सोचेगा तो रोसर का लोगो यही है, सब कुछ यही है, तो इसकी कंपनी मुझे नौकरी मिल रही होगी, तो पक्का वैसे भी सब रोसर को जानते हैं, तो ऐसे करके क्या होता है आप समझ गए होंगे। तो ऐसे करके ये जी लोग क्या करते हैं, लोगों को उनसे पैसे लेते हैं, खूब बड़ी रकम लेते हैं, उनसे बैंक ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हैं। मैं कहता हूँ भाई हाथ जोड़ के मत करो ऐसे, या तो चेक के थ्रू दे दो, आपके पास एविडेंस है आपने किसके नाम पे दिया, और जिससे आप पैसे ले रहे हैं, जो पैसा आपसे जिसको आप दे रहे हैं और जो आपसे पैसा ले रहा है, आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाओ, एक बाइट बनाओ, पैसे देते समय ये आदमी, ये इसकी शक्ल, इसका गांव, इसका पता, ये इसकी पासपोर्ट कॉपी एजेंट की, अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है उसकी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस नंबर रखिए, आप उसका आधार कार्ड रखिए। जब आप उसको पूरी चीजें रखोगे, उसको शर्त लगा लो, मतलब लिखवा के ले लो कि अगर मेरा वीजा नहीं लगता है तो इसको मेरे को आप वापस बुलाओगे, विजिट वीजा पे या टूरिस्ट वीजा पे जो वीजा नहीं लगता है, या मुझे वहां पर कोई कंपनी नहीं मिलती है, या मुझे काम पसंद नहीं आता है, तो आप मेरे पैसे वापस करोगे। तो लोग जी। लोग कोई पूछता नहीं है। अभी केस देखोगे, कोई कितने नाम लूं, मैं नाम शुरू करूंगा तो आप हैरान हो जाओगे। आप कौन से बताओ, मैं थक जाता हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता कि किस जी जी किसके जी केसेस है। अब इसमें एक जी वो जी है इसका। त्रिपाठी, जी ये आशीष त्रिपाठी एक, इसने हमारे जी हमारे लोगों को क्या कर रखा है, यहाँ अफ्रीका में हमारे ही लोग उत्तराखंड के जो कुछ लोग होटलर, उनसे पैसा लिया, एक जी भाई घर चलेगा अपनी माँ के इलाज के लिए, उसको 40,000 रुपये तनख्वाह जी मिलती है उस लड़कियों को। और उसने मालिक ने जी बोला आशीष त्रिपाठी ने, जो अफ्रीका में, एक और केस आया अभी इसमें देखो, उसी का बॉस, मैं उसके बॉस से बात कर रहा था, ये स्क्रीन पे आ गया, देखिए आप, ये देखिए आपका जी जी आशीष त्रिपाठी, जी 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 ये यहाँ पे आशीष त्रिपाठी इसमें आ गया। और मुझे मैंने उसको बोला उसके बॉस को
और ये किसी, मैं पूरा नाम लूंगा, ये कोई बुटोला जी हैं, उनका बॉस है, और उनके पैसे बेचारे के जो है 2 लाख रुपए मार के बैठा। मालिक ने बोला तुम इंडिया जाओ, तुमको मैं पैसे भेज दूंगा। एक और दूसरा भाई आया योगेंद्र, उसका भी यही है, उसने बोला सर मेरा भी यही है। अभी पढ़ती देखो इसमें, जी इसमें पूरे मैसेज के भरमार है। वो आप दिखाते हैं जैसे सोनू सूद का आप बताते हैं, ऐसे मेरे फोन में जी दुनिया भर के मैसेज आते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप कभी मुझे मिले, कोई मीडिया वाला भाई मेरे सामने, बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसा हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, कोई क्योंकि मीडिया वाला भाई मेरे सामने मेरे पास आए, मैं उसको बताता हूँ कि मैं तो जबकि इंडिया में नहीं रहता, इंडिया में तो 1.3 बिलियन की आबादी है, तो ऑफकोर्स उसमें कितने लोग गांव से आते हैं। यहाँ तो जो पढ़े लिखे भी है, विदेशी धरती में आप बताइए कितना मुश्किल होता है। यहाँ आप कुछ नहीं ऐसे कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, कुछ भी कर लो। यहाँ कानून है, पुलिस, हर चीज है। इंडिया में तो आपको पता है स्वतंत्र है, आप कुछ भी करो। यहाँ तो मदद करने के लिए भी परमिशन चाहिए, आपकी बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। इंडिया का तो चलो कोई भी है, ट्रेन में बैठो तो चलो, यहाँ से आदमी को निकालो, कितना तकलीफ आती है, कितनी परेशानियों का सामना। आपको इमिग्रेशन क्लियर कराना है, इंडिया से तो इमिग्रेशन क्लियर नहीं कराना ना। केरल से ट्रेन में बैठोगे तो देहरादून पहुंचोगे, देहरादून से बैठोगे तो कलकत्ता जाओगे, वहां को इमिग्रेशन क्लियर कराना है, कोई पुलिस का, कोई पेपर, कोई पासपोर्ट का, कुछ भी आपने क्लियर नहीं करना है। वो इंडिया की बात है, यहाँ विदेश है। अभी अमेरिका से निकालना है आपको, मलेशिया से निकालना है, थाईलैंड से निकालना है, जॉर्जिया से निकालना है, अर्मेनिया से निकालना है, अजरबैजान से निकालना है, ताइवान से निकालना है, ओमान से निकालना है, सऊदी से निकालना है, कतर से निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे आप मुझे बताइए। क्या अफ्रीका से, तंजानिया से, नाइजीरिया से, साउथ अफ्रीका से, कहां लोग नहीं फंसे हुए, कहां नहीं है। अच्छा अमेरिका में, कैलिफोर्निया में जाके आप पता कर लीजिए, किसी भी कोई भी चैलेंज करे मुझसे, कैलिफोर्निया में जाके देखो कितने लोग अमेरिका में, कितने लोग हमारे लोग जो है हिंदुस्तान के, कितने लोग जो है दलालों के थ्रू फंसे हुए। पंजाबी लोगों ने 7-7, 8-8 लाख रुपए उनसे लिया हुआ है कैलिफोर्निया में। आप पता कीजिए, डीसी में जाइए, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, मैं खुद जाता हूं तो मैं सर्वे करता हूं। जी सर, कोई ऐसा देश नहीं बचा जिस देश में हमारे लोग तकलीफ में दलालों के थ्रू नहीं फंसे। तो उनसे ये कहूंगा, आप जब भी किसी कंपनी में जा रहे हैं, कोई वीजा दे रहा है, कुल मैं आखिरी निष्कर्ष पे यही कहना चाहूंगा कि जितने भी भाई हैं, आप पैसा मत दीजिए किसी को भी, और जो भी करते लिखत पढ़त करें, नोटरी का सिग्नेचर कराए, कोर्ट कचहरी या मजिस्ट्रेट कचहरी में जाके पेपर बनाए, इतने पैसे दिए, लिखत पढ़त करे, उस आदमी का भी पूरा बायोडाटा रखे जिसको तुम पैसे दे रहे हो। लेटर हेड पे देखिए उसमें क्या कंपनी का, कॉल करें पहले, लेटर हेड पे जो नंबर है पहले पता करें वो सही नंबर है कि नहीं है, आप पता करें। और उसमें जो है आप उनकी वेबसाइट है कि नहीं है, उसमें ईमेल एड्रेस है कि नहीं है, कौन सा पोस्ट ऑफिस नंबर है कि नहीं है। अब आप लेटर हेड बना दिया, नीचे उन्होंने 8-9 डिजिट की जगह 12 डिजिट डाल दिया, आपने कहा नंबर तो ये, कंट्री का कोड भी, आपने फोन ही नहीं करा। और आपको वीजा की प्रॉब्लम है तो आप उस जिस कंट्री का वीजा आपको मिला है वहां के एम्बेसी से संपर्क करो ना, कोई आपको दोस्त होगा, कोई जान पहचान को होगा, उसको वीजा भेजो। व्हाट्सएप की दुनिया है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, पता करो। तो इस तरीके से सर लोग दलालों के चक्कर में फंस, लेकिन इतना बुरा हाल है सर, इतने गंदे लोग हैं ना दलाल लोग सर। मेरा बस चला तो मैं इनको एक एक को लाइन में खड़ा करके गोली मारूं दलालों को, कसम से बोल रहा, अगर सरकार मुझे परमिशन देती, एक एक को लाइन में खड़े होकर गोली मारूं, क्योंकि इतना रुलाते हैं लोगों को, उनको वीजा पे भी लाते हैं और एयरपोर्ट तक लेके आते हैं विजिट वीजा पे, और एयरपोर्ट से दूसरा आदमी आता है और उसको अकोमोडेशन में लेके जाता है, तो जो स्टाफ का अकोमोडेशन होता है वहां मिलेंगे 15-20 लोग एक ही जगह खिचड़ी की तरह रखे हुए, और वही दलाल थोड़ी देर के बाद भाग जाते हैं, उसका नंबर नहीं लगता। अब वो रोता, उसका 1 महीना 2 महीना ऐसी फंस, अब क्या करेगा, कहाँ जाएगा, आप बताइए। जी अभी हमारे चमोली, मतलब बहुत सारे नाम है, चमोली गढ़वाल, कहाँ इतने सारे नाम है कि लोग कहेंगे इसके पास पूरी फिर है, लेकिन मैं हर चीज को सोशल मीडिया में सार्वजनिक करना उचित नहीं समझता। हर आदमी की डिग्री होती है। जी सर, आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, और ये एक बड़ा काम है जो हर किसी के बस की नहीं है एक्चुअली। मेरा सर ये था कि आप कैसे मैनेज करते हो, मतलब ये सब चीजें करना, क्योंकि इसमें तो समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, समाज सेवा में आपको पता है पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, अब अपना भी काम करना होता है, तो कैसे मैनेज कर पाते हो सर आप? सर सुबह जब मैं उठता हूँ, वैसे मैं सोता 24 घंटे में मैं 3 घंटे भी नहीं सोता हूँ। आप सुन के हैरान होंगे, मैं 24 घंटे में से 3 घंटे भी कंप्लीट नहीं सोता हूँ। 8 घंटे तो छोड़िए, 4 घंटे छोड़िए, यहाँ पे हर मिनट में जैसे मैं व्हाट्सएप ऑन करता हूँ वो टिंग 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 टोंग 24 घंटे फोन बजता है। उसकी वजह से मेरे सर में भी दर्द हो जाता है। और मैंने अभी क्या किया है कि जिनके सबके मैसेज आते हैं, मैं उन मैसेजों को कभी बहुत से मैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज को एक साथ पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों की शिकायत हो कि भाई साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे। अब मैं कंटिन्यूसली ये फोन उठाऊंगा या ये फोन उठाऊंगा या ये फोन उठाऊंगा या ये फोन उठाऊंगा या एक लगे हुए
फोन उठाता रहूंगा, बात करता रहूंगा। सर आदमी पागल हो जी जाएगा, आदमी का तो जी जी ब्रेन जी चले जाएगा बिल्कुल आदमी का। तो मैं क्या करता हूँ, जितना बिल्कुल। मेरे से होता है मैं सबको रिप्लाई देखता हूँ, इसका केस कौन सा है, ये आदमी कौन से आर्टिकल के अंदर है, इसमें कौन सा केस इस पे लगा हुआ है, कौन ये आदमी को कितना समय इसके केस में लगेगा। किसी आदमी का अगर विजिट वीजा में आया और पासपोर्ट के कारण वो फंस गया, उसको पासपोर्ट नहीं मिल रहा, उसको जाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो ठीक है, उसका पासपोर्ट कानूनी प्रक्रिया से उसका पासपोर्ट लूंगा और उसके लिए टिकट बनाऊंगा और उसके परिवार से मिलाऊंगा, देखूंगा टिकट कहाँ पे है, कैसे मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, किस जगह जाना है। अभी कोई व्यक्ति मान लीजिए मैं किसी की बात करता हूँ, कोई यूपी का भाई है, अब उसको मैं पूछता हूँ भाई कहाँ जाना है, वो कहता है मुझे लखनऊ जाना है, और वो विजिट वीजा में आ गया ना, उसने कभी पैसा कमाया, 3 महीने के लिए आया, 3 महीने काम भी किया, लेकिन एजेंट ने काम भी करवाया, लेकिन उसको एक भी रुपया नहीं दिया बेचारे को, कुछ भी पैसे उसको नहीं दिए एजेंट ने। 3 महीने काम करा, 1 लाख रुपए भर के भी आया, और अभी घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास हमेशा मेरा एक बैग है जिसमें मेरी गीता भी रहती है, और मैं इसमें हमेशा उन लोगों के लिए जो है इंडियन करेंसी में पैसे अपने पास रखता हूं, ताकि वो लोग जो लोग फंस जाते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कहाँ जाना है, लखनऊ में जाना है। फिर मैं उनको कहता हूँ तुम्हें लखनऊ से कितने आगे, कितने और आगे जाना है, मैं उनको पूछता हूँ तुम और आगे कितने आगे, तुम्हें लखनऊ से आगे जाना। वो बोलते हैं हमें यहाँ से इतने किलोमीटर और जाना है। मैं उनको पूछता हूँ कि तुम्हें कितने पैसे और चाहिए यहाँ से आगे जाने के लिए, मैं उनको पूछता हूँ। वो बोलते हैं मेरे मेरे वहां पे इतने इतने पैसे और लगेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए भी हमेशा अपने पास, में बोलना नहीं चाहता, इंडियन करेंसी में मैं हमेशा आपके अपने पास पैसे रखता हूँ, हमेशा उन लोगों के लिए। क्यों रखता हूँ, क्योंकि मुझे अचानक कहीं से पैसे चेंज करने हैं, कोई आदमी फंस गया, उसके पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उसका बोलता हूँ तू यहाँ से लखनऊ जाएगा, अब लखनऊ से आगे तेरा गाँव कौन सा पड़ता है, तेरे बस का किराया कितना है, वो कहता है मेरे 800 रुपए लगते हैं। तो मैं कहता हूँ तेरा 1000 रुपए ले ले, 300 रुपए तेरे चाय का है, या 700 रुपए तेरा लगता है, तो 300 रुपए तेरी चाय का है, तो रास्ते में अपने माँ बाप को परेशान मत करना, सीधा टैक्सी लेके इतना पैसे में तू घर तक पहुंच जाएगा। हाँ सर मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो मैं उन लोगों को तुरंत, उनको एयरपोर्ट के बाद भी उनको मैं पैसे देता हूँ इंडियन रुपीज में। मैं देने वाला क्या हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन जो मेरे से होता है, मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, पितृ देवताओं का, तो ऐसे करके मैं उन लोगों को पहुंचाता हूँ, चाहे नेपाल का हो, चाहे पाकिस्तान का भी हो। देखिए सर, इंसानियत का कोई धर्म नहीं है, कोई वो नहीं है, आपको पता है, इंसानियत इंसानियत। बिल्कुल मैं ये सर नहीं देखता किस देश से आता है, किस मुल्क से आता है, मेरे पास जो भी आएगा, मेरे पास जी कोई जी भी आएगा और मेरे से जितना होता है मैं सबकी मदद करूंगा सर। तो ऐसे करके मैं सब लोगों को भेजता हूँ उनके केस के आधार से, और सुबह में आता हूँ, सुबह के समय सुबह में आता हूँ, और बाद में मैं ऑफिस के काम करता हूँ, और लोगों से मिलना है जहाँ पे जो जाना है। बहुत सारे लोग दरवाजा ठक ठक करते हैं, मैं कहता हूँ अपॉइंटमेंट लेके आ करो। एक बार वैसे भी कोरोना हो चुका है भाई, और अभी तो दवाइयां भी ले ली है, तो मैंने कहा भाई जब भी आओ, कानून बोलता है कि तुम किसी के ऑफिस में जा रहे हैं तो अपनी दवाइयों का या मास्क पहन के जाए और अपॉइंटमेंट ले। ऐसा नहीं तुम रात को 2 बजे किसी घर पे दरवाजा ठक 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 कर रहे हो, वो भी उचित नहीं है। लेकिन मैं 3 बजे रात तक काम करता हूँ सर, 3 बजे सुबह तक मैं काम करता हूँ, और उस समय मैं सब लोगों को रिप्लाई करता हूँ जिन जिनसे मेरे से होता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे बोला, तेरे से बात नहीं हो पाई। दिन में मैं अभी इमिग्रेशन जाऊंगा, उस जेल में जाना है, उस जेल में जाना, उससे मिलना है, उस सिटी में जाना है, दूर दूर जगह है, और बिजनेस भी देखना है। तो मैं ऐसे ऐसे मेंटेन करता हूँ सर, सबका रिकॉर्ड सबका मेरे पास रहता है क्या है। फिर उनके मालिक को फोन जी करूंगा, उसके मालिक ने कहा ठीक है रोशन जी, इस आदमी का मेरे पास बिजनेस नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, ना इसकी इतनी सैलरी दे सकता हूँ, लेकिन 50% सैलरी इसकी दूंगा। फिर मैं मालिक से सुनता हूँ, फिर मैं उसको सुनता हूँ, दूसरों को जिसका केस है मेरे पास है, भाई तेरा मालिक अभी राजी हो गया, आधा सैलरी देने को तैयार है, तुम रेडी हो, आप इतनी सैलरी लेने को तैयार हो। वो कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। मैंने कहा टिकट का मैं देता हूँ, तो अगर वो सऊदी में है तो मैं यहाँ से टिकट करा के, किसी भी एजेंसी ट्रेवल्स इंडिया से भी आप टिकट बना के भेज सकते हो ना, टिकट तो कहीं से भेज सकते हैं। उसका टिकट बनाता हूँ, उसके मुल्क भेजता हूँ, वो जाता है घर से, फिर फोन करता है मैं ठीक ठाक पहुंच गया, तो मुझे भी खुशी होती है कि हाँ मेरा मनुष्य जीवन जो है सार्थक हो गया। तो ये बहुत सारे, लेकिन मैं मैनेज, बहुत मुश्किल होता है सर, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, इट्स नॉट इजी टास्क टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग इन वन टाइम टुगेदर, इट्स नॉट पॉसिबल सर, बट आई एम ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ सर। जी 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 सर। सर आप एक हिसाब से विद्वान की तरह रोल निभा रहे हैं, क्योंकि जब फंस जाते हैं बाहर जाके, तो उनको मिलता है आने के लिए। तो ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड का इसमें मुझे लग रहा है अब उत्तराखंड के लिए भी ये बड़ा नाम हो रहा है उत्तराखंड के लिए। मेरा सर अब आपसे ना एक और क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है क्वेश्चन, नहीं कि पूछिए। उत्तराखंड में सर पलायन एक मतलब रेगुलर है और पहले भी होता हुआ है। वैसे तो
हर मैं देखूंगा कि जो गांव है वहाँ पलायन होता ही है, लेकिन उत्तराखंड में कुछ ज़्यादा हो रहा है। और वहाँ पे रोजगार के साधन उस तरीके के नहीं है, तो क्या बेहतर हो सकता है वहाँ पे रोजगार के लिए? उसके लिए थोड़ा सर हमें कुछ बेहतर स्कीम बताइए। देखो, हमारा उत्तराखंड बहुत पिछड़ा हुआ है हिमाचल की तुलना में, मैं दूर नहीं जाता, हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, दूसरा भाई है, यानी दूसरा बाजू है हमारा। तो उसकी तुलना में करें तो हिमाचल हमारे राज्य से बहुत बेहतर आगे काम कर रहा है, इतना ज्यादा पलायन नहीं होता है, क्योंकि वहां के लोगों की सोच अलग है, हमारे यहाँ पे की जो लोगों की सोच और हमारे नेताओं की सोच बिल्कुल अलग है। जहां तक आपने मेरे से पलायन की बात करा, जो हमारे क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों के पलायन होने का मुख्य कारण है लोगों को मूलभूत सुविधाओं की कमी। मतलब पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही है, सड़कें उबड़ खाबड़ है, स्कूल नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है, रोजगार की सुविधाएं नहीं है, कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे विश्वविद्यालय वहां पर नहीं है। आप बताइए, पैसा दबा के सरकारें ले रही है, टैक्स बराबर वसूल कर रही है, जीएसटी का बराबर पैसा ले रही है, कोई भी सरकार है, किसी भी सरकार है कि जीएसटी तो सभी लेंगे ना, इसमें एक व्यक्ति विशेष किसी पार्टी को तो आप बोल नहीं सकते ना, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, इसका मेन कारण ये है कि लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी, लोगों को जो है जो उनकी जरूरत की चीजें वो ना मिलना। उत्तराखंड में लोगों को, आप देखिए, अभी भी मेरे पास एक मैसेज आया, एक लड़का दुबई में रहता है, वो बोलता है मेरी पत्नी का बच्चा होने के लिए मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूं, लेकिन पिछले 2 आप लगे कि वहां इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है। मेरे को कह रहा था आप सरकार से बात करें, आवाज उठाए कि वहां पे जो है सिग्नल लगे। वो मेरे को पूरी पिक्चर उसने मुझे भेजा बेचारे। मैंने कहा हम कौन सी सदी में रहते हैं, हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं, और आज भी हमारे उत्तराखंड में जो है लोग वंचित है, पानी नहीं मिल रहा। आप देखिए, और सबसे बड़ी चीज, आज के क्षेत्र में जब डिजिटल की बात होती है तो नेटवर्क नहीं है। आप बताइए, नेटवर्क नहीं है, फोन सुविधाएं नहीं है। आपने देखा होगा जब ग्रीष्म काल का जो वो सत्र लगा था इसी सरकार में, आपने देखा होगा वहां कितने विधायक गए थे, और लोग वही विधायक फटाफट गर्मी के बारे जब सिग्नल नहीं मिला भाग के नीचे आ गए, सिर्फ थोड़ी देर के नाम करने के लिए गए गैरसैंण में, वहां बैठे, पैर रखा और वापिस आ गए। उसका भी कितना पैसा उन लोगों ने, नेताओं ने, विधायकों ने अपनी जेब में भरा होगा, फटाफट वजट दिखा के। लेकिन प्लान को रोकना है तो सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए इनको सोचना पड़ेगा, इनको क्या, कैसे प्लान को रोका जाएगा। जितने भी लोगों के वहां पे बिजनेस करते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, उन लोगों के लिए सब्सिडी होनी चाहिए, उनको टैक्स में छूट होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग इतनी परेशानी में रहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। जब पानी नहीं मिलता, बहुत सारी चीजों की समस्या है, दवाइयां टाइम पे नहीं मिलती है, कोई प्रसव होने के लिए, किसी में कोई महिला गर्भवती है, उसको अस्पताल में ले जाने के लिए कितने घंटे लगते हैं। लोग एक डोली बनाते हैं, कंधे में पहाड़ में लेके जा रहे हैं बेचारी को, और 2-2 घंटे तक लोग सड़कों में, सड़कें भी नहीं मिल रही है, उधर से पहाड़ से चढ़ के, उधर से चढ़ के फिर जाके रोड पे पहुंचते हैं। आप बताइए, ऐसे लोगों के लिए जो, और दूसरी बात, कोई भी प्रसव महिला है, कोई भी गर्भवती बहन है, या किसी का बच्चा होने के लिए, उसके लिए पूरी मेडिकल की सुविधाएं फ्री होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में जो ऊपर रहते हैं, जो तकलीफें ज्यादा उठाते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और जो लोग जी बिल्कुल। मेडिकल दवाइयां जो लेते हैं, उनके लिए भी दवाइयों में 20%, 15% की छूट होनी चाहिए। कोई बड़ा व्यवसाय करता है पहाड़ी क्षेत्र में, ऊपर जाके कोई बड़े आपके अस्पताल बनाता है, कोई प्राइवेट कंपनी अस्पताल बना रही है, या कोई प्राइवेट क्या बोलते हैं स्कूल खोल रहा है, या आपका कोई बड़ा कोई बिजनेस खोल रहा है, तो आप उसमें सब्सिडी दे सकते हैं, आप उसमें छूट कीजिए, लोगों को छूट कीजिए, बच्चों की पढ़ाई में छूट कीजिए। आप होटल में, कोई लड़का पहाड़ में, जब कोई सरकार को, कोई भी है, उनको एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर पहाड़ी क्षेत्र में जहां उनके घर है, वहां के क्षेत्रों के आसपास जो भी रेस्टोरेंट्स, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, और वहां पे जो अच्छे होटल्स हैं, अगर उन होटलों में काम करता है तो उनके लिए सैलरी इतनी होनी चाहिए, और उनके लिए इतनी छूट होनी चाहिए, दवाइयों में छूट, गर्भवती महिला के लिए छूट, इन चीजों की जो छूट करेंगे। आधा रीजन तो ये है कि घर में माँ बेचारी कहीं जंगल गई है, तब तक वहां शेर ने, बाघ ने वो खा दिया। छोटा सा बच्चा, दूध पीने वाला जी बच्चा घर में माँ का वेट कर रहा है, उसको माँ ने कुंडी लगा के अंदर बेटे को रखा हुआ है, खिलौने दिए हुए, बेटा मैं भी 2 घंटे में घास लेके आती हूँ, भैंस के लिए घास नहीं है, वो घास लेने जाती है, उधर बाघ खा जाता है, इधर छोटा बच्चा रात हो जाता है। क्या प्लान है उसके लिए? क्यों रहेंगे नेता लोगों जी के बच्चे, क्यों क्यों नेताओं के बच्चों को अनिवार्य नहीं करते कि इनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने चाहिए? क्यों सरकारी स्कूल में जी पढ़ने चाहिए? क्यों अमेरिका भेजते हैं नेताओं के जी बच्चों को? हमारे पैसे से इनके बच्चे मजे करते हैं अमेरिका में, दूसरे देशों में, हमारे पैसे से, जनता के पैसे से, विधायक, एमपी, सांसद, नेता, ये अलाना फलाना। क्यों इनके बच्चे, क्यों नहीं प्राइवेट, क्यों सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते? क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, जी जब इनका इलाज क्यों सरकारी अस्पतालों में नहीं होता, इनके नेताओं के बच्चों का इलाज क्यों दूर अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं होता? क्यों मैक्स में जाते हैं? क्यों एक एक दो इतनी लाखों रुपए भरते हैं? कहां से आते हैं इनके पास? क्यों? तो जब तक ये दोहरा मापदंड रहेगा, ये डबल स्टैंडर्ड रहेगा,
तब तक आप कभी भी जनता का दिल नहीं जीत सकते और किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। तो प्लान होने का मुख्य कारण है लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको राहत सामग्री या उनको आवश्यकताओं के अनुसार उनको जो चीजों को नुकसान पहुंच जाता है, आप खुद देख लीजिए। तो कुल मिला के प्लान को रोकना इतना कठिन भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। अगर आप लोग जिस चीज के लिए ऊपर के लोग छोड़ के जा रहे हैं नीचे समतल में आ रहे हैं, आप उसी चीज को फोकस भी करो ना कि भाई कोई होटलियर है वो नीचे देहरादून में किसी मधुबन होटल में आ रहा है, वहां उसको 25,000 मिल रही है, और ऊपर गढ़वाल में बड़े बड़े होटल है। आप सरकार बोले कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र में बड़े बड़े होटल्स खोलेगा, 5 स्टार होटल खोलेगा, बढ़िया ना, उनके लिए हम इतनी छूट देंगे, उनको बिजली के बिलों में छूट देंगे, उनको जो नौकरी करेगा उसको देहरादून से ज्यादा सैलरी उसको ऊपर मिलेगी। अगर देहरादून में किसी होटलियर को 20,000 मिल रही है तो बोलो जो ऊपर काम करेगा उसको 15,000 सैलरी मिलेगी, तो कोई नीचे आएगा? सही बात। जैसे जैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी किसी भी पार्टी को होते हैं, मंत्री जो भी है, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, ये अपने फायदे के लिए मंत्रियों की तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, फटाफट करते हैं ना, पास होता है। ऐसी अगर ये लोग जनता के लिए करें, अच्छी चीजों को पास करें, तो कोई जनता नीचे क्यों आएगी, प्लान क्यों होगा? आप बताइए। बाघ आके आए दिन हर हफ्ते में कोई ना कोई बच्चा बाघ का शिकार हो रहा है, तेंदुए का शिकार हो रहा है, और जो तेंदुए को मार रहा है आदमी उसको फांसी हो रही है, और जो तेंदुआ इंसान को खा रहा है उसकी कोई चिंता नहीं। मतलब बाघ को ज्यादा इंपॉर्टेंस सरकार दे रही है, वन विभाग, और लोगों को नहीं। ये विपरीत उल्टा दिमाग है। वन विभाग वाले उस आदमी को पकड़े जिसने बाघ को मार दिया, और जो बाघ ने 4 बच्चों को खा दिया उसकी कोई नहीं। सरकार क्या दिया उसको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि जनता चुप रहना जानती है। बस चुप रहो, कोई तुम्हारे कपाल में बैठ के सुसु करो ना, चुपचाप बैठे रहा, चुपचाप बैठे रहा, कुछ नहीं बोल। और भाई जी तुम भी वोट लेकर जाओ, बस हमारी जिंदगी तुम तो वोट देने को लगी छे, तुम अपनो बैंक बैलेंस की डिजिट अपने बैंक बैलेंस खूब अगले बढ़ो बाबा, और हम ये नहीं मरदा रोला, हम ये नहीं लाखों काट के ना अपनी जिंदगी निकाल, ये प्रॉब्लम होती है सर। एनीवे सर, बहुत सारी गाँव को वैसे यस सर, गांव के लोगों को भी एक्चुअली जागरूक होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कई बार ये है कि हम ना प्लान्स को और गढ़वाल को उस तरीके से ना देखें कि जो सुविधाएं यहाँ है वही चीज वहाँ होगी, वहाँ को हमें उसी तरीके से सोचना पड़ेगा जैसे वहाँ पे क्या संभावनाएं हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पे होटल है तो वहाँ पे होटल खोले जाए। अब एक गाँव में एक दुकान है, पूरे गाँव में 45 लोग हैं या 45 फैमिलियां हैं, तो एक ही दुकान चलेगी, 2 दुकान चलेगी, ऐसा तो नहीं है कि 45 के 45 लोग वहाँ दुकान लेके बैठ जाए। तो हमें वहाँ पे उसी तरीके से सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या चीजें हो सकती है। वैसे सर मैं इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन है कि गांव में कुछ लोग को काम कर रहे हैं, जैसे मशरूम भी कुछ लोग कर रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं। जैसे अभी लोगों ने प्रचार किया है कि पिरूल से लोग बिजली बना रहे हैं, या मधुमक्खी पालन भी हो सकता है, ये फलों के बगीचे भी हो सकता है। लेकिन इन कार्य को ना ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखोगे ना, तो ग्राउंड लेवल पे अभी ये हुआ नहीं है। तो ये कैसे बेहतर हो, इसके लिए सर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? देखिए सर, हर व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपनी माँ की छाती को नहीं छोड़ना चाहता है, ये आप भी जानते हैं। कोई भी बच्चा माँ के आंचल से दूर नहीं जाना चाहता। कोई भी उत्तराखंडी नहीं चाहेगा कि मैं अपने राज्य से बाहर जाऊं, या अपने पहाड़ी क्षेत्र से, अपनी हरियाली ऊपर पहाड़ी देव हमारी देवभूमि का जो स्थान बने हुए, हम उसको छोड़ के प्लेन में जाए। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, अगर उनके अंदर आत्मा से उनसे पूछो। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, इंसान को जी मरता क्या नहीं करता, आपने ये भी सुना होगा। रही इसकी बात, जैसे आपने मुझे बताया कि कोई भी कुटीर उद्योग लगाने, लघु उद्योग लगाने, जो भी जिस तरीके के, चाहे आप सेब का बगीचा लगा लो, चाहे दूसरी कोई फैक्ट्री खोल दो, चाहे ऊन से रिलेटेड खोल दो, चाहे आप मशरूम से खोल दो, आप चाहे मधुमक्खी से खोल दो, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना। उसके लिए तो मेन क्या है, पैसा करने के लिए हमारा उत्तराखंडी लोग, मैंने पहले भी कहा था, आप 10 पत्थर दे दो, 10 पत्थर के ऊपर बोलो उत्तराखंडियों को इसमें फूल उगाने हैं, पौधा उगाना है, झंगोरू उगाना है, गौत उगानी है, वो उगा देते हैं। इतनी ताकत है उत्तराखंड के लोगों में, सर इतनी ताकत है हमारे उत्तराखंड के लोगों में। जरूरत है उनको सपोर्ट करने की, जरूरत है उनको फाइनेंशियली मदद करने की, जरूरत है। अब कोई उद्योग लगा भी देगा, एक बात है, आप मान लीजिए आजकल तो लोग जो जिंदे हैं, उन जो मजारे जिंदे हैं और उनको खाने को नहीं मिल रहा, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उद्योग कहां से लगाएंगे? आप बताइए सर, कहां से? और उद्योग लगाने एक 2 जोड़ी बैल के लिए भी पैसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और बैल ला भी जाते हैं, और वो ऊपर खेती है, कंकरीडी खेती है, पथरीली खेती है, हल लगाएंगे। अब गढ़वाल में आप देखते 50 एकड़ जमीन है, अनाज कितना बोरी होता है जरा बता मित है, चौल कद गहूं ना, गेहूं कद गहूं, 50 एकड़ जमीन में
2 क्विंटल मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 3 4 क्विंटल चौल वाला मेरे ख्याल से, क्योंकि पथरीली जमीन च लोग ज्यादा झुंगरू लोगों कोदू क्या लोगों आप आपने भी देखा होगा आपने क्या क्या होता है। तो किसी भी काम को करने, जी सर, जी जी, किसी भी काम को करने के लिए कि कोई भी चीज इनको सीखना चाहिए, जापान जैसे देशों से सीखना चाहिए, चाइना जैसे देशों से सीखना चाहिए कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं 18 साल के हो जाते हैं उनको किस तरीके से मदद मिलती है। जापान में क्यों इतने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इतने अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है 12 पास कर लेता है वो, तो उसके माँ बाप और सरकार भी उसको सपोर्ट करती है। हमारे देश में कोई सपोर्ट कोई सरकार करती है मुझे बता दो, किसी की भी सरकार, वो सिर्फ अपने नेताओं को सपोर्ट करते हैं, सेलिब्रिटी को सपोर्ट करते हैं, सेलिब्रिटी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो प्रचार करते हैं उनके नाम से, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रिटी के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। माँ बाप की फोटो घर में नहीं होगी लेकिन सेलिब्रिटी की फोटो होगी, हीरो हीरोइन की नंगी फोटो है, बॉडी ऐसी फोटो होगी, लेकिन दादा की फोटो नहीं होगी, ना माँ की फोटो होगी, ना पिता की फोटो होगी, ना किसी रिश्तेदार की फोटो होगी, किसी की फोटो नहीं होगी, हीरो हीरोइन की फोटो होगी, जो कभी आपका साथ देने के लिए इकट्ठे नहीं होते। तो नेता जिस तरह, आप सोच लीजिए इन लोगों के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन गरीब आदमी की मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति, अरे कौन नहीं चाहता। आप बनाइए एक सिस्टम, सबसे पहले तो इनको एक आंकड़ा निकालना चाहिए कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग इस हाई स्कूल से ऊपर पढ़े लिखे हैं, कितने लोग हाई स्कूल से नीचे कम पढ़े लिखे हैं, कितने लोग क्या बोलते हैं 12th क्लास से +2 से ऊपर है, कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, किसके पास कोई बीएससी, एमएससी, एमबीए, बीबीए, सीए, सीसीए, ये चीजें देखना भी बहुत जरूरी होता है, बीकॉम है, ये चीजें। उसके हिसाब से उन लोगों को आप पैसा दे रहे हैं तो उनको कुछ माफ भी करें। अभी आपने पिछले साल इन्होंने कुछ पैसा दिया होगा, या जिन लोगों ने लोन लिया, इन्होंने खून की तरह चूसा है, उन लोगों से पैसा वसूल किया है, बैंक वालों ने, दलालों ने, बैंक के बड़े बड़े जो है उसमें सरकार के भी हिस्सा जाता है, कई जिसकी भी सरकारें होती है, किसी ने माफ करने को बोला, किसी ने गाड़ियों को लोन, किसी ने बोला कि भाई 2 साल से बिजनेस नहीं है या 2 साल से लोगों की तनख्वाहें नहीं है, किसी ने बोला कि कोई बात नहीं बाबा तुम नहीं भर पाए, बैंक को बोला सरकार ने कि नहीं बैंक वालों जितने लोगों की जो है बेचारे घर में कहां से तुम्हें पैसा देंगे, माफ कर दीजिए इतने महीने के लिए, हम अपने सरकारी खजाने से तुमको देते, बोला किसी सरकार ने, किसी विधायक ने, किसी ने भी, कोई भी किसी भी पार्टी को, पुराना वाला नया वाला, 20 साल से जो खिचड़ी खा रहे, तू खा मैं खा तू खा, चूहे बिल्ली का खेल खेलते, तू आ तो मैं दूध पीऊंगा, तू आगा तो मैं पीऊंगा, बस तुम चुपचाप रहना, तुम भी 2-4 टीवी पे भौंक के मुझे गाली दे देना, लोगों को लगेगा चोर चोर मुसेरे, भाई नहीं है दुश्मन है, लेकिन फिर टीवी शटर बंद, दोनों एक होटल में। तो ये क्या लगाएंगे, कौन नहीं चाहता सर, आप ही बताइए। मैं आपको कहूंगा सर दीपक जी, मेरी तरफ से आप 1 करोड़ रुपए लीजिए और यहाँ पे बगीचा लगाइए, आप लगाओगे ना? और लगा भी दिया, तब तक हफ्ता वसूल करने के लिए सरकार, वहां पे एक पटवारी आएगा, फिर एक कोई जय आएगा, फिर सरकार का एक आदमी आएगा, तूने ये कर दिया, इतना पैसा का, चल मुझे भी दे, फिर करते वो तुमको, मतलब तुम आप सही भी है तब भी आपको परेशान करके रख देंगे लोग। हमारे यहाँ का सरकारी सिस्टम इतना गंदा है, इतना घटिया सिस्टम है। बैंक में लोन लेना होगा तो कम से कम पूरा महीना घिस देंगे बैंक में आते आते, अगर बैंक से लोन लेना होगा तो। सर मेरा इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उत्तराखंड में, मैं देहरादून की तो बात नहीं कर रहा, देहरादून में तो बेटर है क्योंकि पूरे देश से लोग जाते हैं, लेकिन मैं पहाड़ी क्षेत्र की जो बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो प्राइमरी जूनियर स्कूल है, कहीं बच्चे कम है तो वहाँ टीचर ज़्यादा है, कहीं बच्चे ज़्यादा हैं तो वहाँ टीचर कम है, और सरकारी टीचर है तो उनको तनख्वाह तो मिलती है, तो वो अगर पढ़ा लिया तो पढ़ा लिया, नहीं पढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारें हम, और ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे बहुत बड़ी बहती है, लेकिन मैं थोड़ा इसके बारे में बताएं कैसे हम उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूल तो मुझे लग रहा है बहुत ही कम है हमारे पहाड़ों में, तो जहाँ मेरे जूनियर स्कूल और प्राइमरी स्कूल ही है मैक्सिमम, उनको कैसे सुधारें, क्योंकि वो लोग भी सैलरी तो 50,000 से ऊपर लेते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें तो इतना सिस्टम नहीं, क्योंकि एजुकेशन अगर सुधर जाएगा मुझे लग रहा है तो सारी चीजें अपने आप सुधर जाएगी। तो एजुकेशन को कैसे बेस्ट किया जाए? देखो सर, जहां तक आपने मुझे शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ जन्म लेने से ही सब कुछ नहीं होता। एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, और बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म दुनिया में आने के बाद फिर उसको जो है उसकी अच्छी शिक्षा के लिए उसको स्कूल में भेजा जाता है, तभी उसके जीवन में अंधकार से उजाले की ओर उसका जीवन जाता है। जब कोई व्यक्ति शिक्षा का अध्ययन करता है तो उसका विकास होता है, उसका माइंड में जब ज्ञान जाता है तो ज्ञान ही हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को प्रज्वलित करती है, आगे बढ़ाती है। कहने का मतलब जोत जलती है। शिक्षा का जो शिक्षा का स्तर है वो इसलिए, क्योंकि आपने बोला कि प्राइमरी स्कूल है,
टीचर टीचर 10 है और बच्चे 4 हैं, और तनख्वाह प्रिंसिपल की सैलरी कितनी होगी, 80,000 से ऊपर हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है, एक टीचर जो पढ़ाने चाहिए, एक इकाई एक दाई दुई इकाई दुई 3 इकाई ऐसे जो पढ़ा, उसकी सैलरी भी 50,000 है, 50,000। और जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, जरा उनसे पूछना। बिल्कुल सही। सबसे पहले सरकार को क्या चाहिए, जितने भी टीचर हैं, जितने भी टीचर, सबको सरकार को गाइडलाइन करनी चाहिए कि जितने भी टीचर हैं सरकारी स्कूलों में नौकरियां कर रहे हैं, सबके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने चाहिए। क्या सरकार बोलेगी ऐसे? सरकारी जो सरकार से इतनी बड़ी रकम ले रहे हैं, 1-2 लाख सैलरी ले रहे हैं, 50,000 मिनिमम सैलरी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर की भी, यू कैन चेक, गो एनीवेयर, यू कैन, आपको पता लग जाएगा। ये लोग तो इनके बच्चे तो बड़े उसमें दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, 12वीं प्राइवेट स्कूल, 10वीं फर्स्ट केजी सेकंड केजी, और सैलरी दबा। इनको क्यों क्यों इधर से तनख्वाह ले रहे सरकारी स्कूल से, और अपने बच्चों को खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कौन चाहेगा? क्यों स्कूल खाली नहीं होंगे? कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चों का, और हर स्कूल में इंग्लिश जो है कंपलसरी होनी चाहिए, साइंस कंपलसरी होनी चाहिए बच्चों के लिए, और अच्छी टेक्नोलॉजी, खेल के लिए कुछ उनके लिए जो खेल कूद के भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। बच्चों का 1 घंटे 2 घंटे मनोरंजन भी उनके लिए बहुत जरूरी है, खेल कूद होना भी बहुत जरूरी है। उनको पूरी जरूरत की चीजें नहीं मिल रही है। अब स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको 12वीं का पढ़ा नहीं आ रहा है। हमारे एक मंत्री जी भी गए थे, उनको भी पता नहीं 15 का पढ़ा नहीं आता। उत्तराखंड सरकार में जो मंत्री है, आप भी जानते हैं, कुछ दिन पहले शायद आपको पता नहीं है, उनको पढ़ा ही नहीं आया। उन्होंने पत्रकार को उल्टा थपके मार, ऐसा बोल दिया, तुम क्या जानते हो, ऐसा बोला। तो आप जो मंत्री बने हुए हैं, शिक्षा मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, जब उनको खुद शिक्षा से रिलेटेड पढ़े ही नहीं आ रहे, उनको तुमने मंत्री बना दिया। जिसको दवाइयों का नॉलेज नहीं, उसको तुमने स्वास्थ्य मंत्री बना दिया है। जिसको जनता के, जिसको सड़कों के बारे में, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे, उसको तुमने परिवहन मंत्री बना दिया। आप मुझे तो आप बताइए सर, स्कूल, सरकारी स्कूल में सबसे पहले सरकार को यही कहना चाहिए कि जितने भी टीचर सरकार के वो टीचर हैं, शिक्षक हैं, चाहे अध्यापक अध्यापिका है और अध्यापक है, उनके बच्चे जो है जब तक जो है, चलो विश्वविद्यालय में बड़े होकर पढ़े 12वीं के बाद, लेकिन उससे नीचे 8वीं से नीचे 10वीं से नीचे अगर प्राइमरी स्कूल है या सरकारी स्कूल है तो उनमें पढ़ाया जाए। कर सकते हैं ऐसे? नहीं करते। जितने विधायक हैं, विधायकों को आदेश दिया जाए कि तुम्हारे भी सारे बच्चे, जब हाई क्लास के लोगों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे या सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो वहां पे ऑटोमेटिक जब देखेंगे विधायकों का बच्चा पढ़ रहा है, तो विधायक लोग जो कि आप, एक होते न्यायपालिका, एक होते कार्यपालिका। आपको पता है न्यायपालिका कहां बनती है, कार्यपालिका क्या होती है। जब विधायकों के बच्चे और सांसदों के बच्चे और इनके बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो जब इनके बच्चे पढ़ेंगे तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकारी स्कूलों का और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी ना। जी जी जी। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? जब वीआईपी लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो स्कूलों में टीचर भी आएंगे, बच्चे भी बढ़ेंगे। अब एक देखेगा, अभी आपने देखा किसी अमिताभ बच्चन ने फटा हुआ कच्चा फैल लिया और टीवी में दिखा दिया, ये कच्चा फैल नहीं, आप भी। पब्लिक इतनी बेवकूफ, कुछ पब्लिक वाले इतने ऐसे हैं जो बिना समझ के, आई एम सॉरी टू से, वो अमिताभ बच्चन ने बोले तुम्हें ये कच्चा पहनना है, क्या उसने नहीं पहना। अमिताभ बच्चन ने बोल दिया कि नवरत्न तेल लगाइए और काम करो, तुम्हारे घुटनों का दर्द दूर करता है। दूसरे दिन अमिताभ बच्चन का रिपोर्ट आता है कि लीलावती हॉस्पिटल में घुटनों के दर्द के लिए अस्पताल में भर्ती है, और यहाँ टीवी पे आके अमिताभ बच्चन बोलता है अरे नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, और तुम्हारे टांगों को जोड़ के दर्दों को दूर मिटाए, दर्द को दूर। दूसरे दिन वो 1 महीने तक अमिताभ बच्चन लीलावती हॉस्पिटल में पड़ा है। तब तक वो शाहरुख खान का करते आता है, आप आपके दांतों के लिए ये लगाइए, ये बहुत अच्छा है। तीसरे दिन पता चलता है उसके 2 दांत उस हॉस्पिटल में निकालने को चले गए, दर्द से दर्द। तो ये हालत है लोगों का। लोग जो है ना, लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं। सेलिब्रिटी, इन क्रिकेटरों का ज्यादा, जो क्या बोलूं, खैर एनीवे, तो कुल मिला के जो है कि सरकार को ऐसी गाइडलाइन देनी चाहिए कि चाहे कितना भी बड़ा वीआईपी हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, मेरा ये कहना है। और नहीं तो सरकार को भी जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनको सब सरकारी कर दीजिए, सबको अपने अंडर में ले लीजिए, फिर देखो आप। तो यही मुद्दा है सर, ये तो स्कूल में कौन नहीं चाहता अपने घर में पढ़े। जी सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पहाड़ों में फौजी सबसे ज़्यादा होते हैं और इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसी कोई स्कीम भी हो, क्योंकि मैं अपने गांव में देखता हूँ, हमारे गांव में 2-4, हर गांव में मुझे लगता है 2-4 फौजी होते ही हैं, और इस फौजी के नाम से हम कोई स्कीम ही निकालें, चाहे स्कूल को बेटर बनाएं या फिर रोड बनाएं या बिजली लाएं या फिर हॉस्पिटल करें, उनके नाम से ही हम कोई चीज़ अच्छा करें, मतलब वहाँ पे। और दूसरा,
मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि हमारे पूरे देश को ये कब हम महसूस कराएंगे कि हम पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे उत्तराखंड से हैं। तो इसमें आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? तो देखो, जो भारत की सेना है वो दुनिया में एक बहुत बड़े पद, मतलब बहुत उच्च स्तर पे इसका एक नाम है। हमारी भारतीय सेना का जो सेना का नाम है वर्ल्ड में बड़े टॉप की लिस्ट में गिना जाता है। ये आप ध्यान रखिए, भारतीय सेना का नाम, भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं है, ये आप भी जानते हैं। कोई इसको मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे तुम्हारा ये 35 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो। इतनी ताकत है हमारे। और सबसे ज्यादा भारतीय सेना में कौन से राज्य के लोग हैं? हमारे उत्तराखंड के, ये आप भी जानते हैं। जिस तरीके से सबसे ज्यादा होटल इंडस्ट्री में कौन से उस राज्य के हैं? इंडियन स्पेशलिस्ट, इंडियन कुक एंड तंदूरी शेफ उत्तराखंड के, जिन्होंने धमाल मचा रखा है, धमाल। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, आप किधर भी जाओ, ये ताकत है। आर्मी वाले भाई है, आप देखिए, एक क्रिकेटर आता है, उसको दुनिया भर के अवार्ड मिल रहे हैं, उसको फ्रेंचाइज मिल रही है, क्या एलजी का, आईपीएस का, एप्पल का, अलाने का, फलाने का एडवर्टाइज, उसको इतने सारे अवार्ड मिलते हैं। और हमारे आर्मी वाले को या तो कोई बेचारा किसी की शहीद हो गया तो उसको शौर्य चक्र मिल गया, जब उसका या को परमवीर चक्र मिल गया, ये वीरता चक्र, जब वो चले गया दुनिया से। और जब वो, एक बात कर रहा हूं, एक बात है, उसके परिवार के लिए क्या सुविधाएं बहुत कम मिलती। कई अभी भी ऐसे भारतीय लोग हैं, भारतीय सेना के पुराने सैनिक है, जिनको आज भी उनको हक नहीं मिला। किसी की टांग टूटी हुई है और आज भी उनको न्याय नहीं मिला, ये आप भी जानते होंगे, या आपने भी देखा होगा, कई लोग ऐसे हैं। लेकिन हमारे सेना को सबसे पहले, देश में सेना को सम्मान मिलना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहता हूं अवार्ड सबसे ज्यादा, और जो जितनी भी आप अवार्ड देते हैं, आर्मी को सबसे आगे रखिए। आर्मी, इजराइल वाले देखो, आपने देखा होगा, अपनी आर्मी को हर जगह से, आर्मी सब जगह को आर्मी में भेजते हो, अपनी सेना में, क्योंकि यही हमारी सेलिब्रिटी हो। मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं सर, प्रधानमंत्री जी हो किसी भी पार्टी का, राष्ट्रपति जी हो, चाहे कोई भी हो, विधायक जी हो, सांसद जी हो, प्रधान हो, चाहे वो डीजी हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का केंद्रीय मंत्री, ये सब लोग सुरक्षित हैं तो हमारे देश की आर्मी की वजह से। इनके वजह से हमारी आर्मी सुरक्षित नहीं है। पूरा देश अगर 1.3 मिलियन बिलियन का, किसान से लेके और राष्ट्रपति तक, अगर देश के अंदर आराम से सोता है ना, रजाई ओढ़ के सर्दियों में, आराम से टांग पसार के, ये सब जो है आर्मी की वजह से है। और आर्मी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उनका सम्मान, जितना आप सेलिब्रिटी, फिल्मी कलाकार, अलाना फलाना जो कुछ भी नहीं करते, दारू बेचना, ये करना, ड्रग्स बेचना, वो करना, अंट संट अश्लील चीजें परोसते हैं फिल्मों में, अगर इतना सम्मान हमारे सिपाहियों को मिले, कोई सिपाही अच्छा काम करता है, आप उसको मोटिवेट कीजिए। आर्मी के बारे में इनको ऐड देना चाहिए, तो एलजी का ऐड देंगे, कभी किसी गलत चीज का ऐड दे रहे, कभी कच्चा बनियान का ऐड दे रहे, कभी रूपा अंडरवियर बनियान दे रहे, ये कभी इसके बारे में देंगे? आर्मी को ऐसा करना चाहिए, आर्मी को सपोर्ट कीजिए, हमारे देश की आर्मी, उनके लोगों को चुने, हर एक बटालियन में से लोगों को चुने, कौन कितना अच्छा काम किया इस साल में, उसको अवार्ड दिया जाए, उसको आगे भेजा जाए। या तो तेंदुलकर को अवार्ड दिया जाएगा, उसको एसपी क्या जेट कैट भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। या कितने लोग उत्तराखंड में इतने महा से महा काम कर चुके हैं, लेकिन उनको कोई भारत रत्न नहीं दे रहा है। क्रिकेटरों को भारत रत्न, फिल्मी कलाकार को पद्मश्री, जो गाने, जो हमारे यहाँ के दो चार कोई गवई हैं तो उनको ये श्री, चमचेगिरी कर करके लोग ले रहे हैं। लेकिन जब कोई जुर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर कोई बोलता ही नहीं। ये सरकार आई तो चुप रह देगा, वो सरकार है तो, ये बहुत सारी कहानियां सर। लेकिन हमारी आर्मी को हर तरीके से सम्मान मिलना चाहिए। आर्मी वालों के लिए एक कुछ बनाना चाहिए, उनका एक समुदाय करना चाहिए, जो पुराने सीनियर लॉबी के, उनके लिए भी कुछ अस्पताल है, उनको दोबारा फिर रिटायरमेंट भी हो गए, फिर भी उनको कुछ ना कुछ उनको एडवाइजरी में रखना चाहिए। स्टेट जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके एजुकेशन के हिसाब से हॉस्पिटल में उनको कुछ बनाया जाए, किसी को कोई संचालय इस तरीके से, तो वो अपनी कमांड के जरिए एक अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं और राज्य को बढ़ाने में और मेडिकल के क्षेत्र की सुविधाओं में भी बहुत आगे तक इसको आगे पहुंचा सकते हैं हमारे आर्मी वाले। और रिटायर भी है तब भी उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा आपसे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है एक, कि हमारे उत्तराखंड में ना कलाकार बहुत हैं वैसे, और कलाकारों को आप किस तरीके से समझते हैं, और काम तो करें कैसे, क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर उसमें लगेंगे तो पैसा तो मिलने वाला नहीं है उनको। तो सरकार को भी उनके लिए कुछ, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो सारे प्रोग्राम्स तो हुए नहीं होंगे, तो इनका ज़्यादातर जो पैसा है या इनकम है वो प्रोग्राम्स हैं, और प्रोग्राम्स हुए नहीं है,
तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको कुछ सहायता देनी चाहिए थी। तो किस तरीके से आप समझते हो कि कलाकारों का क्या भविष्य है उत्तराखंड में, और क्या होना चाहिए, किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए कलाकारों के लिए, जो गायक हैं और एक्टर्स हैं, उस तरह के, जो उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। देखो सर, कलाकार जो है सब लोग का मनोरंजन भी करते हैं, और जो कलाकार हैं वो हमारी भाषा, बोली, संस्कृति को आगे बढ़ाने में, देश विदेशों में पहुंचाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, और उन्होंने करके भी दिखाया है। अभी जो पुराने पुराने जो गीतकार लोग, गायककार जो थे पुराने, वो अलग तरीके के थे। आज की जो दुनिया है बहुत फास्ट, डीजे की है, रिमिक्स की है, मिक्सअप है, आप जानते हैं, रिमिक्स करते हैं, डीजे चला रहे। अब मैं कलाकारों को ये भी नहीं कहता कि तुम रिमिक्स क्यों बनाते हो, क्योंकि आपको पता है जैसा देश वैसा भेष। हमारी जनता को ये अभी कोई हनुमान चालीसा किसी को बोलोगे तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन उसको बोलो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग में तेरे लिए, बेबी को बेस बेबी पसंद है, क्या बोलते हैं, ये फटाफट बोलते हो। लेकिन अगर हमारी किसी चीज से रिलेटेड उनको पूछो, कोई चीज, कोई ईश्वर से रिलेटेड, कोई क्या बोलते हैं उसको, गायत्री मंत्र बोलो, ओम भूर्भुवः, मतलब नहीं पता, या आपको वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संपूर्ण ऐसा बोलो, नहीं बोलेगा। ओम भूर्भुवः भर्गोत ये भी नहीं बोलेगा, सूर्य मंगल महाकाय उसने। लेकिन अगर कोई, तो इसमें क्या होता है, जैसा हमारी वो देखते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, वो इसी तरीके से उसमें कुछ हल्का सा कोई किसी को कोई पोस्टर लगा देते हैं, कोई लड़कियों को कम कपड़े पहना के वो फिल्मी लाइन की, बॉलीवुड की और हॉलीवुड की कॉपी करते हैं, क्योंकि थोड़ा चटपटा मसाला होना चाहिए, ग्लैमर होना चाहिए, थोड़ा ये दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए लोग उसी तरीके से चलते हैं। लेकिन वो थोड़ी दिन के लिए होता है, थोड़ी दिन के लिए आते हैं गाने। लेकिन जो पुराने गाने चल रहे हैं, पुराने जमाने के जो गाने बने हुए, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड जो है वो कभी खत्म नहीं होते, वो एवरग्रीन रहते हैं, वो हमें कभी खत्म नहीं होते वो गाने, मेरा खुद का मानना है। तो अभी का जो वर्तमान में जो अभी जो हमारे कलाकार हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई मदद मिली, आपके माध्यम से जानना चाहता। सर मुझे लगता है कि कलाकारों को ना बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती है, और मुझे लग रहा है कि होता क्या है कि क्योंकि हमें ना हर हर इंडस्ट्री के लिए, हर जगह के लिए हमें समय देना पड़ता है। जब हम समय देते हैं तो उसमें हम, अगर लोग समय देंगे प्रॉपर तरीके से गानों में, तो नए भी धुन निकल के आएगी। लेकिन है क्या कि पैसा नहीं हुआ है उसमें, मुझे लग रहा है, या फिर गवर्नमेंट को ऐसी कोई स्कीम लाए कि गवर्नमेंट उनको पैसा दे, तो जाके हम इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर हमारे यहाँ के लोग उनको देखें और टिकट लें। अब मूवियाँ बनने, गढ़वाली मूवी कहाँ बन रही है अब, बहुत कम बनती है, लोग देखने नहीं जाते थिएटर। दिल्ली जैसे उसमें तो कभी मैंने देखा नहीं है कि कभी एक चक्कर चाल के अलावा कोई मूवी लगी नहीं वहाँ पे। तो मैं देखता हूँ कि कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए इन लोगों के लिए। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में इनको मुझे लग रहा है 100% प्रॉब्लम आई होगी, जिनका अगर सिर्फ म्यूजिक से अगर इनकम है तो प्रॉब्लम आया होगा। नहीं, सरकार को क्या चाहिए सर, मैं यही कहूंगा आखिरी मैं बताना चाहता हूँ, सरकार को इन लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन लोगों का कौन है, क्या उनका सारा, ना उनके पास कोई सरकारी नौकरी है, उनके बच्चे हैं, परिवार है, वो अपने जीविका गीत संगीत के माध्यम से, अपनी एल्बम के जरिए, या किसी के बहुत सारे सब्सक्राइब हो गए होंगे तो उसको थोड़ा पैसा उसको वहां से मिल सकता है, यूट्यूब से। आपको पता है कि सारे लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब होता है और दे रहे हैं। तो अगर ऑफकोर्स अगर उनको पैसा भी मिलता है तो अच्छी बात है, वो दो पैसे कमा रहे हैं तो अपनी मेहनत भी करें। लेकिन मुझे दुर्भाग्य इस बात का है कि किसी भी प्रतिनिधि ने अपने अपने क्षेत्र में जो कलाकार, उभरते हुए कलाकार उत्तराखंड में, किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कभी सोचा इन्होंने अगर सोच लिया जाए कि इन्हीं के मंत्रियों की या विधायकों की या सांसदों की तनख्वाह को रोक दिया जाए तो क्या उनका घर चल पाता होगा? कोई टेबल के नीचे से कोई पैसा लिया होगा, इधर उधर रिश्वत खा के वो जमा होगा। अगर इनकी भी तनख्वाहें बंद कर दो तो मुख्यमंत्री भी तो तनख्वाह लेता है, राष्ट्रपति जी की भी 5 लाख रुपए तनख्वाह है, उपराष्ट्रपति जी की 4 लाख रुपए तनख्वाह है, प्रधानमंत्री की कितने 3.5 लाख, 2.5, और हमारे मुख्यमंत्री की कितनी 2.5 लाख। आप बताइए विधायकों की कितनी तनख्वाह है, किसी की 1-1 लाख, 2-2, सांसदों की कितनी तनख्वाह है। आप देखिए, अगर इनके खर्चे रोक दिया जाए, अगर इनको थोड़ी दिन के लिए लॉकडाउन, अगर 1.5 साल से इन लोगों को भी पैसे नहीं मिलते तो कोई टेंडर नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये क्या करते? ये भी तो बोलते ना सरकार से, ये तो विद्रोह करते हैं कि हम अपना बहुमत वापस लेते हैं सरकार से, हम अपने विधायक अलग होने वाले हैं तो तुम्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। तो वहां इनको तो ब्लैकमेलिंग करके चल जाएगा। लेकिन इन कलाकारों को क्या होगा? उत्तराखंड के जो कलाकार है, आप बताइए, आप अपनी एल्बम में बना रहे हो जी।
जी सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, ये कलाकार जो हैं और जो गायक हैं, इनकी वजह से ना हमारी संस्कृति बची हुई है अभी, अगर आप देखोगे तो यस, इन्हीं की बिल्कुल। वजह से हमारी संस्कृति देखोगे, इन्हीं में संस्कृति है हमारी, मतलब बाकी तो हमें इनके लिए काम करना चाहिए, सरकार को भी मुझे लग रहा है इसके लिए काम करना चाहिए। जी, सरकार को देखना चाहिए, लेकिन पिछले 1.5 साल से 2020 से जब से कोरोना की आपदा आई है, इसके चपेट में पूरे विश्व आया है, और 2020 से किसी भी कलाकार के साथ किसी सरकार की कोई मदद मिली? एक भी कोई 1,000 रुपए ऐसे दिया जाए तो ऊँट के मुँह में जीरा अपने नाम करने के लिए। क्या इनका, ये हमारे उत्तराखंड के लोग नहीं है बेचारे? क्या इनका परिवार नहीं है? इनके बच्चे नहीं है? बिल्कुल। क्या आप थोड़ा दिन के लिए इन लोगों को 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार रुपए इनका जीविका जीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। आप बताइए कहाँ से लाए हो? क्योंकि वो जब पार्टी करते 2 पैसे वहाँ से मिल गए, कहीं शो कर लिया। जब ये कोरोना, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा कोरोना फैलता है तो सोशल गैदरिंग से फैलता है। जिनकी गैदरिंग हो रही थी, ज़्यादा बिज़नेस होटल ये तो क्यों बंद हुए? आप बताइए। तो इन कलाकारों के लिए भी राज्य सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को इनके साथ इनकी भी मदद करनी चाहिए। इनके परिवार के लिए इनके अकाउंट बनाने चाहिए, और इनके अकाउंट में भी आपको 5,000 7,000 रुपए ऐसे इनके लिए भी मदद करनी चाहिए। कहाँ जाएंगे सर? आप बताइए, किस पे जाएंगे? ये नॉर्मली कोई उत्तराखंडी कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, ये आप भी जानते हैं। कभी नेताओं पे, कभी हमारे उत्तराखंड के नेताओं पे निर्भर नहीं रहते, ये आपको भी पता है। ये अपनी मेहनत पे, अपनी नमक रोटी पे ही, विश्वास पे और अपने स्वाभिमान पे खड़े रहते हैं हमारे उत्तराखंड के लोग, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का होता है, वो भी केयर फंड में पैसा मांग रहा है, जिसके पास पूरे देश के खजाने की चाबी है। तो हमारा आप क्या है? हमारा आप कौन सी क्या जी, है? तो हम क्यों नहीं मदद लें? हमारी सरकार हमने चुन के भेजी है, तो हम नहीं मदद मांगेंगे अपने कलाकारों के लिए? तो कलाकार होती जी, है, जी, कुछ कलाकार हैं, कुछ गाते हैं तो अपने पैसे कमाने के लिए गाते हैं। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो वाक़ई में ज़मीनी स्तर पे, रूट्स लेवल पे, धरातलीय स्तर पे अपनी संस्कृति के लिए काम करते हैं। जो जिनके ब्लड में ही संस्कृति बसी हुई है। तन से, मन से जो है अपनी मिट्टी के प्रति बिना पैसे, बिना लालच के गाने गाते हैं। अन्यथा आज की इस क्या बोलते हैं, रंग-रंगीली दुनिया में सब पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए गाने गाते हैं। अपना-अपना टेक्नोलॉजी आई है, तो ये कुल मिला के यही कहूँगा, जेंटलमैन दीपक रावत साहब, कि सरकार को इन जी, कलाकारों के बारे में सोचना चाहिए, इनके परिवार के लिए सोचना चाहिए, इनको इग्नोर मत कीजिए। ये भी हमारे अपने हैं। आज थोड़ा तकलीफ में हैं, बिल्कुल सर। हम एक-दूसरों को बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। अगर आप 1-1 रुपए भी, उत्तराखंड में 1 करोड़ 80 लाख की आबादी वाला है, अगर जो सक्षम है 2-2 रुपए भी एक अकाउंट में डालें, तो सोचिए कि ट्रांसफर भी करें फ़ोन से 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, तो शायद हम कहते हैं, शायद हम बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। कहते हैं छोटी-छोटी नदियों से, जब आपने देखा होगा पहाड़ों से बादल फट जाता है, आपने देखा होगा, उधर से पूरी पहाड़ों से, पहाड़ों का पानी जब एक गंगा में बहता तो गंगा कितनी बड़ी विशाल बन जाती है। छोटी-छोटी, बिल्कुल, छोटी-छोटी नदियाँ जो होती है बहुत बड़ा समुद्र का निर्माण करती है। इसी तरीके से छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन करके, जैसे आपस में पहले हमने 1 सेकंड बात किया, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट करते-करते 1 घंटा, 3 मिनट, यानी एक इतना लंबे घंटे तक हमने बात की। इसी तरीके से जी, अगर हम थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें इन कलाकारों के लिए, होटलियर्स के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, ठेली वालों के लिए, जिनकी रोज़ी-रोटी छिन चुकी है, तो शायद हम बहुत कुछ तक मदद कर सकते हैं। लेकिन जो पैसा हम दान देना चाहते हैं, वो पैसा जो डायरेक्ट उसकी पारदर्शिता हो, इतने पैसे उसके घर चले गए, तो शायद हम बहुत कुछ अच्छा कर बिल्कुल, सकते हैं सर। जी, थैंक यू। बिल्कुल। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और महाकाली माँ मंदिर से भी महाकाली माँ से भी हम चाहते हैं, प्रार्थना करेंगे कि आप अपने परिवार और आपके परिवार सुखी रहें, और ये भी चाहेंगे कि कभी हमारे यहाँ 3 साल में एक बार मेला होता है, तो कभी आप दर्शन करने आएँ वहाँ, और ज़रूर हमें सर, उम्मीद है कि आप ये हमारी तरफ से भी कुछ न जो है आपको वहाँ पे, हमारी तरफ से भी कुछ न कुछ हम आपको ज़रूर देंगे, और आप हमें अकाउंट नंबर भेजें, हमें भी खुशी होगी कि अगर हम भी इसमें सौभाग्य के, ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम भी कुछ मंदिर के लिए थोड़ा बहुत धनराशि जो हमसे होता है, हम ज़रूर करेंगे। जी सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, और सर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी सर। ये जो कार्य आप लगे रहें, और मुझे लगता है कि आप सारे उत्तराखंड आपके साथ है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर थैंक यू हमारे वेरी साथ मच। जुड़ने के लिए। आपने अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच, और जय उत्तराखंड। आप अपना ख्याल रखें, और तमाम उत्तराखंडी भाई-बंध में आप लोग से निवेदन छी कि मास्क, सैनिटाइज़र को ज़रूर इस्तेमाल करें, जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। आपको जीवन अनमोल छी, आपको जीवन हमते बहुत कीमती छे। आप छे तो हम छन, तबे हमारे उत्तराखंड की, देश की खूबसूरती छी, जब मन की लोग जीवित छन, और आप नहीं छन तो तनि जी, खंडवार बिना मन की का जन्मल खंडवार घर होनन कखी कोई मन के नीचे तो घर का लगदा सुधी। तो आप लोगों को जीवन के लिए आप रहला तो दोबारा सब कुछ वापस आ जाओ, और आप नहीं चल तब क्या करण आप बताते। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपना आजू बाजू पड़ोसियों को भी ध्यान रखा कि कोई आदमी कक्ष परेशानी में तो नीचे।
कोई आदमी बहुत परेशान में छी तो आपके पास मेरो नंबर भी छे, आप तो जो मदद चेली मैं आपके साथ तन मन धन से खड़ू छो, लेकिन सीरियस और गंभीरता का साथ में आप वे व्यक्ति के बारे में यानी मी से पैसा लेके तब कोई वो घूमनी चु, कोई आराम से कोई खानी चु, कोई पीनी चु, मैं से रोए के मैं से पैसा मांगदा और मैं पैसा भेज दूं, बाद में पता चल दू वो पैसों गलत इस्तेमाल करने छन। तो मेरे भाई जरूरतमंदों की मदद करें, भगवान की परीक्षा लेनी चम सबू की। तो धन्यवाद दीपक रावत साहब, भगवान बहुत बहुत आपके धन्यवाद सर, आप जी। टाइम दिया हमसे, बहुत आप कीमती हमेशा समय स्वागत दिया है है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद नमस्कार। सर, जय उत्तराखंड सर, प्रणाम सर, धन्यवाद।